हाँ, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के बारे में पढ़ रहे थे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के बारे में जब हम लोगों ने देखा तो हमें अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स दिखाई दिए। यानी कि काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स जो है हमें देखने को मिले, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या फिर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल थे और काफ़ी ईज़ी वे में हम इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स का यूज़ करके पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी हमारी, जो कि हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेजिंग, इनकैप्सुलेशन, ठीक है? ये और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हम लोगों ने और देखा कि किस तरीके से पर्टिकुलर किस कॉन्सेप्ट का क्या यूज़ है और कौन सा कॉन्सेप्ट हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के थ्रू, तो किस सॉफ्टवेयर का यूज़ हम किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यानी कि कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करना है, कितने क्लास क्रिएट करने हैं, या फिर अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम आती है तो कहाँ हम इनकैप्सुलेशन, कहाँ हम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है? उसके बाद से फर्स्ट यूनिट की लास्ट में हम लोगों ने यूएमएल को देखा था, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो ये जो हमारी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज थी, नाम इसका लैंग्वेज लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअली में ये क्या करती थी कि ये पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम को अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यूएमएल जो है वो अ, वो वे नोटेशन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं और साथ ही उसके बिहेवियर को भी डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स है, इसमें यूएमएल काफ़ी बेनिफिशियल होता है बिकॉज ऑफ when we use UML, we can draw the software after before implementation. ओके, तो अगर हम कहें कि किसी सॉफ्टवेयर को अगर हमें डेवलप करना है या हमें किसी भी नए काम को करना है, ठीक है ना, तो सीधे हम नए काम को करने से पहले हम पहले उसको विजुअलाइज करते हैं कि हम काम को किस तरीके से करेंगे, ठीक है? अगर हम स्टेप बाय स्टेप जब तक हम अपने दिमाग में उसको विजुअलाइज नहीं कर लेते, तब तक हम उस काम को नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर हमें किसी काम को विजुअलाइज करना है, तो विजुअलाइज करने के बाद हम एक उसका आर्किटेक्चर, एक डायग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना? तो वही सेम चीज़ यूएमएल जो है हमें प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स में। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं या फिर अगर कोई यूज़र अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता है, ठीक है ना? तो यूज़र खुद तो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा नहीं, तो वो हमारे पास पर्टिकुलर किसी प्रोग्रामर या डेवलपर के पास जाएगा, किसी कंपनी के पास जाएगा। अब कंपनी क्या करती है कि वो उसके रिक्वायरमेंट्स को गैदर करती है और उससे पूछती है या उससे जानने की कोशिश करती है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर वो बनवाना चाहता है, उसमें कौन-कौन से फंक्शनैलिटी यूज़ होगी, किस तरीके से वो काम करेगा, मतलब कैसा यूज़र चाहता है कि उसका सॉफ्टवेयर कैसा हो। सॉफ्टवेयर हमें यूज़र के अकॉर्डिंग ही बनाना है क्योंकि पेमेंट हमें यूज़र करेगा और एवरीथिंग इज़ डिपेंड अपॉन द मनी, ठीक है ना? तो अगर सॉफ्टवेयर यूज़र के अकॉर्डिंग बनना है, तो एक बार जब हम यूज़र के सारे फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं कि भाई ये फंक्शनैलिटी वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से चाहता है, तो फिर उसके बाद दोस्तों हम अपने आप में, चूँकि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो हम अपने दिमाग में दोस्तों पहले विजुअलाइज़ करते हैं और विजुअलाइज़ करने के बाद फिर एक-एक स्टेप को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये हमारा यूएमएल है वो बहुत सारे डायग्राम्स प्रोवाइड करता है। अगर आप स्ट्रक्चर को या स्टैटिक डायग्राम, यानी अगर आप स्ट्रक्चर को अगर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग डायग्राम यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम और सारे डायग्राम्स हैं। अगर आप उसके बिहेवियर को शो करना चाहते हैं कि मैंने जो आपने इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर का किया हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर का बिहेवियर कैसा होगा और किस तरीके से वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पास होगा,
और उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से नया टास्क परफॉर्म होगा, ठीक है ना। तो ये उसका बिहेवियर होता है जो कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। दोस्तों हमने कल भी डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चरल डायग्राम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिहेवियर डायग्राम होता है, क्योंकि बिहेवियर डायग्राम जो होता है उसका मेन मोटो क्या होता है कि वो पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए हम किसी का अगर हम स्ट्रक्चर तैयार करके दे दें तो बात स्ट्रक्चर से नहीं होती, जब तक कि वो पर्टिकुलर जिसका हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है वो पर्टिकुलर उस फंक्शनैलिटी को क्या कहते हैं कि फिर से अगर हम बात करें कि अगर पर्टिकुलर अगर वो उस फंक्शनैलिटी को फिर से शो नहीं करता, मतलब कि जिसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, अगर वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर किसी भी मतलब कि जिसके लिए हमने जिस टास्क के लिए उसको बनाया है, अगर हम वो टास्क वैसा बिहेवियर परफॉर्म नहीं करता है तो फिर वो स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा और दोबारा से हमको नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिहेवियर, क्योंकि स्ट्रक्चर इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि उस तरीके का वो बिहेवियर, जिस तरीके का बिहेवियर हम सिस्टम से चाहते हैं वैसा बिहेवियर वो परफॉर्म कर सकें। तो हम लोगों ने बिहेवियर डायग्राम की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे डायग्राम्स को हम लोगों ने देखा था। अगर हम उस डायग्राम की बात करें तो दोस्तों कई सारे डायग्राम्स थे, जैसा कि हम लोगों ने सीक्वेंशियल डायग्राम देखा था, कल यूज केस डायग्राम देखा था। यूज केस डायग्राम जब हम लोगों ने देखा था तो हमने ये देखा था कि भाई हर कंडीशन के लिए देखिए बिहेवियर डायग्राम भी अगर हम बात करें, चूँकि हमारा टॉपिक ही बिहेवियर डायग्राम चल रहा है, तो अगर बिहेवियरल डायग्राम की अगर हम बात करें दोस्तों तो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए केवल एक ही डायग्राम नहीं है, और 4-5 डायग्राम या और भी सारे डायग्राम्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, हम ये कहें कि कोई भाई ये डायग्राम अच्छा है, वो डायग्राम नहीं अच्छा है, या फिर किसी एक ही डायग्राम को हम बनाएं जिससे कि पर्टिकुलर सिस्टम के बिहेवियर के बारे में पता चल जाए, तो ये थोड़ा-सा मतलब कि ऐसा थोड़ा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में ये जो 5 डायग्राम या 6 डायग्राम जो भी हैं, इनको हम कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के थ्रू डेवलप करते हैं तो इन पाँचों के पाँचों डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये पाँचों के पाँचों डायग्राम जब हम ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर हम जब उनको देखते हैं तो हमें पाँचों को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें एक्चुअल में पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है या कहाँ पे किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्सिटी को और ज़्यादा रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हर बिहेवियर डायग्राम जो है अपने आप में एक क्या कहें तो एक विशेष क्या कहते हैं कि अपना पर्पज, अपना मोटो रखता है, ठीक है ना। और हर डायग्राम जो है अपने आप में उसकी कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं और जिसको वो शो करता है, ठीक है। तो कल जैसा कि हम लोगों ने यूज केस डायग्राम देखा था, और यूज केस डायग्राम में हम लोगों ने ये देखा था कि यूज केस डायग्राम मतलब क्या है कि जो एक्टर क्या एक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है सिस्टम जो है किस तरीके से परफॉर्म करता है, यानी क्या बिहेवियर, यानी एक्टर जो इनपुट देगा सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग जो है क्या उसका बिहेवियर होगा, उसको हम यूज केस डायग्राम के थ्रू शो कर रहे थे, ठीक है। और हमने आपको हमने लास्ट में ये भी देखा था कि ये यूज केस डायग्राम जो है वो बैकवर्ड फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों इंजीनियरिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। आज दोस्तों आज भी हमें बिहेवियर डायग्राम ही पढ़ना है, और बिहेवियर डायग्राम के अंदर जो आज का हमारा डायग्राम है दोस्तों वो है हमारा एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों एक्टिविटी डायग्राम के बारे में हम लोग जानते हैं, तो अगर केवल हम एक्टिविटी की बात करें दोस्तों, तो एक्टिविटी क्या होती है कि मतलब कि जो पर्टिकुलर मतलब कि क्या काम चल रहा है या इनपुट पे किस तरीके से का परफॉर्मेंस दिया जाता है, ठीक है ना, इसको हम एक्टिविटी डायग्राम कहते हैं, या एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू इन सारी चीज़ों को हम शो कर सकते हैं। तो आइए देखिए, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है कि एक्टिविटी डायग्राम इज अनदर इम्पॉर्टेंट डायग्राम इन यूएमएल टू डिस्क्राइब द डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि बिहेवियर डायग्राम का ही एक पार्ट है एक्टिविटी डायग्राम, जो कि किसी भी सिस्टम के डायनेमिक एस्पेक्ट्स को ड्रॉ करता है या फिर डिस्क्राइब करता है, ठीक है, या फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो डायनेमिक एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू इनपुट अगर कोई ऑब्जेक्ट कौन सा इंफॉर्मेशन कौन सा मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, वो पर्टिकुलर मैसेज किस क्लास के किस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, फिर वो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर मैसेज के मिलने के बाद किस तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे डायनेमिक एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जिसको हम
और इन्हीं को हम कहीं ना कहीं एक्टिविटी भी कहते हैं। तो इन सारे डायनेमिक एस्पेक्ट्स को अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम एक्टिविटी डायग्राम का यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से देखिए दोस्तों, आगे जो हमारा लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो, एक्टिविटी डायग्राम इज बेसिकली अ फ्लो चार्ट to represent the flow from one activity to another activity. The activity can be described as an operation of the system, ठीक है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली फ्लो चार्ट की तरह ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक्टिविटी के फ्लो को दिखाया जाता है। एक्टिविटी के फ्लो को दिखाने का मतलब दोस्तों क्या है कि सबसे पहले कौन सा पार्ट, मतलब कि अगर एक्टिविटी की बात करें, एक्टिविटी के फ्लो की बात करें, तो मान लीजिए कि अगर आपका सपोज कीजिए कि आपका अगर कोई एक सिस्टम है, ठीक है ना, और ये आपका एक्टर है, ठीक है, और दोनों के बीच में दोस्तों एक कम्युनिकेशन होगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कीजिए अगर हमारा सिस्टम है तो ये कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3, ठीक है ना। तो ऑपरेशन 1 अगर क्लिक करता है तो उसका प्रोसेस अलग है L, ऑपरेशन 2 परफॉर्म करता है तो उसके लिए प्रोसेस अलग है O, और अगर ऑपरेशन 3 पर पे क्लिक करता है तो उसका ऑपरेशन अलग है D, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब दोस्तों इतना है कि एक्टिविटी डायग्राम का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए अगर इस बंदे ने इस 1 को क्लिक किया, या तो अब 1 को क्लिक किया तो 1 के अकॉर्डिंग आगे की एक्टिविटी क्या होगी और किस तरीके से वो एक्टिविटी परफॉर्म होते होते तक लास्ट तक जाएगी, ठीक है दोस्तों, लास्ट तक जाएगी, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है हमारा कि सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, फिर उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, फिर उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, और इस तरीके से होते होते तक लास्ट में कौन सी एक्टिविटी होगी, ठीक है ना। तो ये जो फ्लो है आपका, ठीक है ना, जैसे कि पहली एक्टिविटी कौन हुई, फिर दूसरी एक्टिविटी कौन हुई, फिर तीसरी एक्टिविटी कौन हुई, फिर चौथी एक्टिविटी कौन हुई, ठीक है ना। तो ये जो फ्लो है, ठीक है ना, तो ये फ्लो को हम एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक्टिविटी डायग्राम जो है, इसके थ्रू अगर हम बात करें तो एक्टिविटी डायग्राम जो है वो सिस्टम के फ्लो को डिस्क्राइब करता है, या सॉरी सिस्टम के ऑपरेशंस को डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होते हैं, हम वो एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जो हमारा अगला जो हमारा लिखा हुआ है, जैसे इस वाले अगर हम पर्टिकुलर की बात करें तो द कंट्रोल फ्लो इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑपरेशन टू अनदर, यानी कि जो कंट्रोल फ्लो है वो किस तरीके से एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन की तरफ जा रहा है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। दिस फ्लो कैन बी सिक्वेंशियल, ये फ्लो जो है वो सिक्वेंशियल होता है, सिक्वेंशियल, ब्रांच्ड और कंकोरेंट, ठीक है ना। तो ये जो हमारा फ्लो होता है वो सिक्वेंशियल भी होता है, ब्रांच्ड भी होता है और कंकोरेंट भी होता है। सिक्वेंशियल की बात करें तो जैसा कि दोस्तों आपको ये दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो ये एक सीक्वेंस को मेंटेन कर रहा है, इसलिए हम इसको सिक्वेंशियल कहेंगे। और अगर दोस्तों अगर हम बात करें ब्रांच्ड की, तो ब्रांच्ड की तो जैसे एक्टर है यहाँ पे दिख रहा है 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना। तो किस ब्रांच को वो क्लिक कर रहा है और तो उस ब्रांच के थ्रू कौन से सीक्वेंस कौन सी फंक्शनलिटी स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, कौन सी फंक्शनलिटी स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, इसको हम ब्रांच कहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें तो एक्टिविटी डायग्राम डील विथ ऑल टाइप ऑफ फ्लो कंट्रोल बाय यूजिंग डिफरेंट एलिमेंट सच एज फ्रॉम जंप ज्वाइन ईटीसी, ठीक है ना। यानी कि एक्टिविटी डायग्राम जो है वो कई टाइप के टाइप ऑफ फ्लो कंट्रोल को मतलब यूज़ करता है, ठीक है। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, मतलब ऑल टाइप के फ्लो कंट्रोल को यूज़ करता है और डिफरेंट एलिमेंट का यूज़ करके, जैसे कि ज्वाइन, फ्रॉक, ईटीसी, ये सब मतलब कि यूज़ होते हैं सीक्वेंस को शो करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर हम सिंपल वर्ड में कहें दोस्तों तो एक्टिविटी डायग्राम जो है वो हमारा ये शो करता है कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर पैराडाइम्स के थ्रू अगर हमने कोई सिस्टम बनाया हुआ है तो वो किस तरीके से एक एक स्टेप को फॉलो करेगी, ठीक है ना। एक एक स्टेप को फॉलो करने का मतलब क्या है कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप क्या होगा,
उसका जो सीक्वेंस होगा, कंट्रोल फ्लो होगा या फ्लो होगा, ठीक है ना, उसकी ऑपरेशन का जो फ्लो होगा स्टेप बाय स्टेप, उसको एक्टिविटी डायग्राम जो है वो शो करती है। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों पर्पस ऑफ एक्टिविटी डायग्राम की, कि एक्टिविटी डायग्राम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है और हमने डिस्कस भी किया है कि एक्टिविटी डायग्राम जो है वो पर्टिकुलर सिस्टम की एक्टिविटी को शो करता है। एक्टिविटी को शो करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि पर्टिकुलर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, मतलब कि अगर हमने पर्टिकुलर सिस्टम में किसी ऑपरेशन को एक्टर ने क्लिक किया, तो अब वो सीक्वेंस वहाँ से वहाँ तक जो उसने एक्टर ने क्लिक किया है, तो उसके थ्रू क्या ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, ये हम एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। तो इसका पर्पस तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ अगर हम हर क्लिक के मतलब हर ऑपरेशन को देखना चाहते हो, या फिर पर्टिकुलर कितनी फंक्शनैलिटी हमारा सिस्टम कर सकता है, उसको अगर हमें देखना हो तो हम एक्टिविटी डायग्राम बना के देख सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है आपका, ड्रॉ द एक्टिविटी फ्लो ऑफ अ सिस्टम, यानी कि एक्टिविटी फ्लो ऑफ अ सिस्टम ड्रॉ, मतलब कि अगर वही जो मैंने अभी आपसे कहा कि पर्टिकुलर सिस्टम की क्या एक्टिविटी है, ठीक है ना, किस तरीके से वो एक जगह से किसी कौन सा ऑपरेशन एक्टर क्लिक कर रहा है, और उस ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है ना, किस तरीके से आपका मतलब कि आपका जो सिस्टम है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सा स्टेप को यूज़ करा, पहले कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, फिर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके फ्लो को दिखाने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा अगर दोस्तों हम बात करें तो डिस्क्राइब द सीक्वेंस फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर, यानी वही सेम चीज़ घुमा के लिखी गई है कि ये डिस्क्राइब करता है सीक्वेंस को, कि वन एक्टिविटी किस तरीके से फिर दूसरी एक्टिविटी के पास जाती है, वन एक्टिविटी से कैसे दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, दूसरे एक्टिविटी से कैसे तीसरी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, और तीसरे एक्टिविटी से कैसे चौथी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, और फिर वो उनके सीक्वेंस को जो है, या कहें तो ऑपरेशंस के जो सीक्वेंस है उसको हम एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। तो इसको अगर हमें दिखाना हो तो भी हम एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तीसरे की, तो डिस्क्राइब द पैरेलल, ब्रांच्ड एंड कॉन्करेंट फ्लो ऑफ द सिस्टम, ठीक है, पैरेलल, ब्रांच एंड कॉन्करेंट फ्लो ऑफ द सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि मैंने आपको अभी वो फिगर दिखाया था, कि सपोज कीजिए कि अगर आपका एक एक्टर है, ठीक है, और अगर वो इस पर्टिकुलर सिस्टम से इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, ऑपरेशन 1 है, 2 है, 3 है, तो ये क्या है, ब्रांच है, कि अलग-अलग ब्रांच है। देखो ये सारे सारे ब्रांच है, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है, ब्रांच। सॉरी, थोड़ा माउस से लिखने में दिक्कत होती है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके ब्रांच है, ठीक है ना। अब जिस भी ब्रांच को यूज़र सपोज कीजिए अगर 1 को क्लिक करेगा, तो 1 से होते हुए जो भी टास्क होगा उसका, और उस टास्क को परफॉर्म होने के लिए जितने भी ऑपरेशन होंगे, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3, ठीक है ना, ये जितने भी ऑपरेशन होंगे उनके सीक्वेंस को ये शो करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो ये पर्टिकुलर सिस्टम के कौन से ऑपरेशन एक साथ पैरेलल चलेंगे, पर्टिकुलर कौन से ब्रांच से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा और कौन सा टास्क उससे प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हम अगर हमें जानने की कोशिश करनी है किसी सिस्टम के बारे में, या के बिहेवियर मतलब ये सारी की सारी चीज़ें अगर हमें किसी सिस्टम के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वहाँ पे एक्टिविटी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको देखें तो ये एक तरीके से हमारे सिस्टम के बिहेवियर को ही शो कर रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी डायग्राम जब भी हम किसी सिस्टम को बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के थ्रू, तो हमें वहाँ पे एक्टिविटी डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे हम एक्टिविटी डायग्राम को क्रिएट करें, यानी हाउ टू ड्रॉ एन एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि हम किस तरीके से एक्टिविटी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे।
तो जैसा कि लिखा हुआ है कि एक्टिविटी डायग्राम्स आर मेनली यूज्ड एज अ फ्लो चार्ट दैट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द सिस्टम। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन लिखी हुई है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन अपने आप में बता रही है कि हम एक्टिविटी डायग्राम को कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि हम उसका मेनली यूज करते हैं किस लिए, कि फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए कि एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म हो रही है कोई भी सिस्टम में। एक्टिविटी डायग्राम आर नॉट एग्जैक्टली फ्लो चार्ट एज दे हैव सम एडिशनल कैपेबिलिटी, मतलब कि फ्लो चार्ट की तरह ये दिखता है, लेकिन इसको हम प्योरली फ्लो चार्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें फ्लो चार्ट से कुछ ज़्यादा यानी कुछ एडिशनल कैपेबिलिटी जो होती है वो इसमें होती है। तो मतलब कि कुछ एडिशनल फीचर्स भी हम फ्लो चार्ट से एक्स्ट्रा फीचर भी इसके अंदर एक्टिविटी डायग्राम के होते हैं, लेकिन चूंकि ये दिखता फ्लो चार्ट की तरह इसलिए हम इसको फ्लो चार्ट की तरह कह सकते हैं, लेकिन ये फ्लो चार्ट से थोड़ा एडवांस होता है। ठीक है, अब दीज एडिशनल कैपेबिलिटीज क्या होती है कि ये ब्रांचिंग कर सकता है, पैरेलल कर सकता है, फ्लो कर सकता है, आपका कॉन्करेंट को दिखा सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें फ्लो चार्ट में देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन एक्टिविटी डायग्राम जो है वो इन सारी चीज़ों को भी शो करता है। ठीक है, इसलिए ये फ्लो चार्ट से थोड़ा सा एडवांस इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों अगर हम अगला देखें तो जैसा कि अगला पैराग्राफ लिखा हुआ है कि before drawing an activity diagram we must have a clear understanding about the element used in the activity diagram। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी, ये जो हमारी लाइन लिखी हुई है, ये लाइन आपको दिख रही होगी, तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक्टिविटी डायग्राम को हम तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब हम ये क्लियर तरीके से समझ सकें कि कौन कौन से एलिमेंट की ज़रूरत होगी एक्टिविटी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है ना, तो कौन कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी एक्टिविटी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, इसको अगर हमें समझना है तो हम तभी समझ सकते हैं जब हमें ये पता हो कि पर्टिकुलर हम क्या बना रहे हैं और कौन कौन सी फंक्शनैलिटी जो है उसके अंदर हमें शो करनी है। ठीक है ना, तो जब हमें फंक्शनैलिटी शो होती है, हमें ये पता होता है कि किस पर्पस के लिए हम इसको बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें एलिमेंट्स को डिसाइड करेंगे और एलिमेंट्स को डिसाइड करके फिर उसका यूज करके हम एक्टिविटी डायग्राम को क्रिएट करेंगे दोस्तों। ठीक है, द मेन एलिमेंट ऑफ एन एक्टिविटी डायग्राम इज द एक्टिविटी इटसेल्फ, यानी कि एक्टिविटी डायग्राम के अंदर जो मेन एलिमेंट होता है वो एक्टिविटी इटसेल्फ होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर हर एक्टिविटी जो है अपने आप में एक स्पेशलिटी रखती है कि कौन सी एक्टिविटी क्या टास्क को परफॉर्म कर रही है। ठीक है ना, या फिर किस एक्टिविटी से कौन सा अगला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, तो जैसे यूज केस में क्या था कि यूज केस था, ठीक है ना, और उसका हम एक नाम देते थे और वो नाम ऐसा देते थे कि पर्टिकुलर उस फंक्शनैलिटी को शो करे, उससे मिलता जुलता हो, ताकि पर्टिकुलर बंदा जो है वो केवल और केवल नेम को पढ़े और समझ जाए कि ये पर्टिकुलर ये फंक्शनैलिटी के लिए पर्टिकुलर ये थिंग बनाई गई है। उसी तरीके से अगर एक्टिविटी डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे भी हर एक्टिविटी को एक स्पेशल नाम देते हैं। ठीक है, ताकि लोग देख के समझ सकें कि पर्टिकुलर कौन सी एक्टिविटी किस का टास्क को परफॉर्म कर रही है। आगे अगर हम देखें इसमें तो लिखा हुआ है कि एन एक्टिविटी इज अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम, यानी कि एन एक्टिविटी क्या है कि वो फंक्शन जो सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना, अब वो एक एक्टिविटी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा एक्टिविटी भी हो सकती है, और अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटी है तो पर्टिकुलर पहली एक्टिविटी कौन है, दूसरी एक्टिविटी कौन है, तीसरी एक्टिविटी कौन है, चौथी एक्टिविटी कौन है, पांचवी एक्टिविटी कौन है और लास्ट एक्टिविटी कौन है। ठीक है ना, तो इनका ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू हम शो करते हैं। ठीक है ना, अब ये सीक्वेंस तभी हम ड्रॉ कर पाएंगे एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू जब हमें ये पता हो कि पर्टिकुलर किस टाइम पे, ठीक है ना, या फिर किस पर्पस के लिए ये एक्टिविटी को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट को चूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रेंट्स एंड कंडीशंस। ठीक है ना, एक बार जब हम एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं
तो उसके बाद से फिर हम ये हमें ये ज़रूरत पड़ती है अंडरस्टैंड करने की किस तरीके से ये आपस में एसोसिएट होंगे कंस्टेंट के साथ और कंडीशंस के साथ, ठीक है ना, क्योंकि एक्टिविटी का जो रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग या जो मैसेज उससे पास होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एक कंडीशन बनती है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर वो अलग अलग दूसरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है दोस्तों, ठीक है। तो बिफोर ड्रॉ एन एक्टिविटी डायग्राम यू शुड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट, यानी कि अगर हमें एक्टिविटी डायग्राम को अगर हमें समझना हो तो हमें इन कुछ फॉलोइंग चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करना होगा, जिसमें एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी आपको पता है क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन, एसोसिएशन, ठीक है ना, उनके बीच में लिंकअप। कंडीशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन किस तरीके से वो किस पे मतलब कि किस जगह पे वो मतलब कि कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी अगली एक्टिविटी परफॉर्म होगी, ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा और कंस्ट्रेंट्स उसके क्या क्या होंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज़ें जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तब आप एक्टिविटी डायग्राम को बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, वंस द अबव mentioned parameters are identified, we need to make a mental layout of the entire flow. This mental layout is then transformed into an activity diagram. यानी जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि एक बार जब हम इन सारी अबव एक्टिविटीज़ को या कहें कि एलिमेंट्स को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो उसके बाद से हम एक मेंटल लेआउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। मेंटल लेआउट का मतलब कि अपने दिमाग से विजुलाइज करके हम एक लेआउट को क्रिएट करते हैं और उस लेआउट को एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू हम शो करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं कि एक्टिविटी डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम इस लाइन को और देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या है। तो फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी डायग्राम फॉर ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। यानी कि हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है ना। इन द डायग्राम 4 एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइड विच आर एसोसिएटेड विद कंडीशन, यानी कि इस डायग्राम में हमको 4 एक्टिविटी आइडेंटिफाई की जा रही है जो कि कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि लिंकअप है कि किस कंडीशन के साथ कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट आर एक्टिविटी डायग्राम कैन नॉट बी एग्जैक्टली मैच्ड विद द कोड, ठीक है ना। मतलब कि ये मतलब कि समझने की ज़रूरत है, ये मतलब ये हमारे कहने मतलब ये हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे दोस्तों हमारे कहने का मतलब क्या है कि एक्टिविटी डायग्राम जो है वो हमेशा पूरे तरह से कोड के साथ मैच नहीं करती है, लेकिन हम एक बार जब एक्टिविटी डायग्राम बना लेते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये शो करने की कोशिश करते हैं कि मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम फिर कोडिंग या उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग डायग्राम इज ड्रॉन विद द 4 मेन एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमने अभी ये ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो लिया है ये इसकी 4 एक्टिविटीज़ अगर देख लें तो कौन कौन सी है। पहला है सेंड ऑर्डर बाय द कस्टमर, यानी कि ऑर्डर जो है वो कस्टमर के द्वारा सेंड किया जाएगा। रिसीव ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर को रिसीव किया जाएगा किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। कन्फर्म द ऑर्डर, ऑर्डर को कन्फर्म किया जाएगा कि हाँ ठीक है ये है हमारे पास। और डिस्पैच ऑर्डर, उसके बाद से फिर वो वापस सेंड जिसने ऑर्डर को सेंड किया उस तक वो उसको सेंड कर दिया जा रहा है, मतलब उस तक पहुंचा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 एक्टिविटी है किसके अंदर, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए इसके नीचे अब क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर रिक्वेस्ट कंडीशंस चेक आर परफॉर्म टू चेक इफ इट इज नॉर्मल और स्पेशल ऑर्डर, यानी कि अगर आफ्टर द टाइप ऑफ ऑर्डर इज आइडेंटिफाइड dispatch activity it performed and that is marked as the termination of the process। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर में भी क्या कहते हैं कि 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक आपका स्पेशल ऑर्डर और एक आपका नॉर्मल ऑर्डर, ठीक है ना। तो जैसा जो भी ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी के साथ उसको डिस्पैच किया मैंने उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और जब वो एक्टिविटी डिस्पैच हो जाती है
ठीक है ना। तो उसके बाद से फिर हम उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसेस की मतलब कि नेक्स्ट कस्टमर की तरफ बढ़ जाते हैं, या फिर कहें तो नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जैसा दोस्तों आपको अगर ये डायग्राम दिख रहा होगा तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है, कि कस्टमर सेंड एन ऑर्डर रिक्वेस्ट, यानी कस्टमर सबसे पहले क्या कर रहा है, ये स्टार्ट प्रोसेस है, देख लीजिए यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट प्रोसेस का सिंबल है, दिख रहा होगा आपको, स्टार्ट प्रोसेस का ये सिंबल है। और यहाँ से देखिए कैसे स्टार्ट हो रहा है, कस्टमर सेंड एन ऑर्डर रिक्वेस्ट, यानी कस्टमर जो है वो ऑर्डर रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है। उसके बाद दोस्तों ये ऑर्डर कहाँ जा रहा है, अगर आप देखें तो ये यहाँ पे जा रहा है, ऑर्डर रिक्वेस्ट सिस्टम कंफर्म द रिसिप्ट ऑफ एन ऑर्डर, यानी जो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऑर्डर के रिसिप्ट को कंफर्म कर रहा है, यानी ये एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी क्या है, कस्टमर सेंड कर रहा है, दूसरी एक्टिविटी क्या है कि वो ऑर्डर को कंफर्म कर रहा है। ठीक है ना। अब ऑर्डर जो है यहाँ देखिए ये यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स लगा हुआ है, चेक इफ द ऑर्डर इज नॉर्मल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर। तो ये चेक करने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन बॉक्स देखिए लगाया गया है, ये कंडीशन बॉक्स है, देखिए कंडीशन चेक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब अगर वो नॉर्मल ऑर्डर है, ठीक है ना, अगर वो यस है, ठीक है ना, तो कंफर्म द ऑर्डर, ठीक है ना। और अगर वो नो नॉर्मल ऑर्डर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्पेशल ऑर्डर है। तो स्पेशल ऑर्डर है तो स्पेशल ऑर्डर है तो फिर वापस वो यहाँ पे आया, ठीक है ना। और यहाँ पे आने के बाद फिर से उसको एक कंडीशन बॉक्स मिला, और कंडीशन बॉक्स मिला तो यस या नो, ठीक है ना। यस होता है तो वो भी ऑर्डर को कंफर्म करता है, और अगर नो होता है तो ऑर्डर को क्या करता है, टर्मिनेट, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ कि अगर इस प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि ऑर्डर अगर स्पेशल ऑर्डर है चाहे वो नॉर्मल ऑर्डर है, अगर हम बात करें नॉर्मल ऑर्डर की तो अगर यस, यहीं से अगर देख लें नॉर्मल ऑर्डर है, यस है, तो यहाँ पे वो सीधे डायरेक्ट आ रहा है और कंफर्म द ऑर्डर बता रहा है। यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो नॉर्मल ऑर्डर नहीं है तो वो कहाँ जा रहा है, इसका मतलब स्पेशल ऑर्डर है, तो स्पेशल ऑर्डर है तो वापस वो इस कंडीशन में आएगा, ठीक है ना। और इस कंडीशन के थ्रू, ठीक है ना, वो क्या होगा, कंफर्म ऑर्डर की मतलब कंफर्म ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बार जब ऑर्डर कंफर्म हो गया दोस्तों, या तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो ऑर्डर कंफर्म हुआ स्पेशल ऑर्डर, और नहीं कंफर्म हो पा रहा है तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर कंफर्म हो जा रहा है तो स्पेशल ऑर्डर भी क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और जब दोनों, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे स्पेशल हो, जब वो कंफर्म हो जाएंगे तो आप देखिए फिर वो लास्ट में क्या हो जाएगा, डिस्पैच द ऑर्डर, यानी ऑर्डर को डिस्पैच कर दिया जाएगा, यानी जिस सेंडर को जिसको ऑर्डर चाहिए था उस तक ऑर्डर को पहुंचाया जाएगा, और उसके बाद से फिर हमारा जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से देखें तो ये जो हमारा एक्टिविटी डायग्राम है, ये ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, यानी कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म हो रही है, ठीक है ना, इस पूरे परफॉर्मेंस को उसने एज अ डायग्राम शो कर दिया है, ताकि आसानी से किसी को भी समझ में आ जाए कि किस तरीके से उसका सॉफ्टवेयर वर्क करेगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्टिविटी डायग्राम का यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम इसको, कि द बेसिक यूज ऑफ एक्टिविटी डायग्राम इज सिमिलर टू अदर फॉर यूएमएल डायग्राम, ठीक है ना। द स्पेसिफिक यूज इज टू मॉडल दैट कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर, दिस कंट्रोल फ्लो डज नॉट इंक्लूड मैसेजेस, ठीक है ना। मैंने इसमें मैसेजेस का इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन हम ये कहें तो ये किसी भी सिस्टम के कंट्रोल फ्लो को, यानी एक्टिविटी किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म हो रही है उसको ये शो करता है, ठीक है ना। लेकिन ये फ्लो चार्ट से एडवांस है, क्योंकि इसमें कुछ जो ब्रांचिंग की और कंस्ट्रेंट्स की जो टॉपिक्स हैं, जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ये इसको फ्लो चार्ट से अलग बताते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसके पर्पज हो सकते हैं, सबसे क्या क्या इसके यूज हो सकते हैं, कि वेयर हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहला यूज़ क्या है, मॉडलिंग वर्क फ्लो बाय यूजिंग एक्टिविटी, यानी कि मॉडलिंग करना किसी भी सिस्टम की एक्टिविटी को, जब भी हमें ज़रूरत होगी किसी सिस्टम की कि किस तरीके से वो एक्टिविटी मतलब कि परफॉर्म करेगा, उसके फ्लो को दिखाना हो तो हम एक्टिविटी डायग्राम का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है कि मॉडलिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को भी अगर हमें फुलफिल करना है तो हम वहाँ पे भी एक्टिविटी डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, कि किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर किस तरीके से फ्लो करेगा ताकि किसी बिजनेस के रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें
तो हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी, यानी ये सिस्टम के हाई लेवल फंक्शनैलिटी को समझने में हेल्पफुल होता है। अगर हमें किसी भी सिस्टम की हाई लेवल फंक्शनैलिटीज़ को समझना है, ठीक है ना, तो हम वहाँ पे आपका एक्टिविटी डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है दोस्तों आपका इन्वेस्टिगेटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट एज अ लेटर स्टेज। और एक्टिविटी डायग्राम इस पे भी हेल्पफुल होता है कि फॉर फ्यूचर जो है हम किस तरीके से और फंक्शनैलिटी का उसमें यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम अगर देखने की कोशिश करें तो एक्टिविटी डायग्राम जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। या एक तरीके से सिंपल कहें दोस्तों, तो अगर हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के थ्रू अगर डिज़ाइन करना है, तो हमें कहीं न कहीं उसके बिहेवियर को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक्टिविटी डायग्राम कुछ नहीं, ये बस कहें तो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, यानी कि किस तरीके से एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उसके थ्रू दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उसके थ्रू कौन सी तीसरी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जो फ्लो है, इसी को हम एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। तो होप सो दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ कल आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।